नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके जीएस पेपर 2 में मेंशन है। ये इस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर और आ चुका है जहां पर हमने इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने स्ट्रेटजीज भी देखी हैं कि किस प्रकार से इस सब्जेक्ट को आपको अप्रोच करना है। ऑलराइट, आज के इस लेक्चर में हम बैकग्राउंड को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि उन रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे और पूरा का पूरा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से 1947 के बाद अब तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया गया है। वो कौन से फैक्टर थे जिनके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस डिपेंडेंट रहे और उनके बैकग्राउंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स चलते रहे। ये सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनके पीछे के रीजंस क्या थे वो भी हम जानेंगे। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और मेनली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि अलग इन 3 पीरियड्स में इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ डिफरेंट रही हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिला है। एक टाइम होता है जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस पाया हुआ है, अभी अभी आज़ादी मिली है हमें, 1947 की बात है। उसी दौरान कॉलोनियल लेगेसीज भी इंडिया के पास हैं कुछ, और उस टाइम पे इंडिया की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के पास रहती है, ठीक है। तो किस प्रकार से वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उसी टाइम पर कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है दुनिया में, ठीक है। कोल्ड वॉर यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई लड़ाई नहीं होती है। जिस प्रकार से हमें वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में नरसंहार देखने को मिलता है, एक बहुत बड़े लेवल पर वॉर हमें देखने को मिलती है, वैसा कुछ कोल्ड वॉर में देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच टेंशंस डेवलप होते हैं और उन्हीं को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है। एक ये वाला पीरियड भी रहता है जहां पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं। उसके बाद जो मेजर चेंज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आता है वो आता है आफ्टर 1998, जहां पर इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, ठीक है। इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉलोनियल लेगेसीज के साथ। देखिए, भारत जैसे ही आज़ाद होता है, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन होती है ग्रेट पावर स्टेटस हासिल करने की, यानी कि जिस प्रकार का स्टेटस यूएसए के पास है और किसी ज़माने में यूएसएसआर के पास यानी कि रशिया के पास हुआ करता था, उस प्रकार का स्टेटस की मांग इंडिया को रहती है कि हमें भी उसी प्रकार का स्टेटस चाहिए। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी थे कि इंडिया का ये जो मांग है ग्रेट पावर स्टेटस की वो क्यों रहती है। देखिए, इंडिया में जो पुरानी लिटरेचर्स रही हैं जैसे कि महाभारत, रामायण या फिर कौटिल्यास की अर्थशास्त्र, यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया कितनी प्रॉस्परस कंट्री और कितनी पावरफुल नेशन किसी ज़माने में हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ ही साथ इंडिया के पास गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया का स्टेटस हुआ करता था। इसी स्टेटस के कारण इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हमें देखने को मिलते हैं, वो चाहे अफगान्स के हों, मुगल्स के हों या फिर लेटर ऑन ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना हो। सभी के पीछे एक ही रीज़न होता है, क्योंकि इंडिया के पास स्टेटस होता है गोल्डन बर्ड्स का, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं ये जानते थे कि इंडिया कितना पावरफुल है और कितना प्रॉस्पेरस नेशन है। ऑलराइट, इन्हीं बैकग्राउंड के होने के कारण इंडिया की एस्पिरेशन होती है कि पास्ट में देखो हम कितने पावरफुल हुआ करते थे, हमारे पास आज भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम फ्यूचर में, आने वाले नियर फ्यूचर में ग्रेट पावर के स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, बट ग्रेट पावर स्टेटस को अचीव करने के पहले इंडिया को कुछ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कॉलोनियल रूल के कारण इंडिया में देखने को मिली वो थी टेरेस्ट्रियल इश्यूज़, ठीक है ना, यानी कि टेरिटोरियल इश्यूज़, जो कि पाकिस्तान के साथ भी थे और चाइना के साथ भी थे। देखो अब हुआ क्या, टेरिटोरियल जो इश्यूज़ थे वो आज़ादी से पहले ही बने हुए थे, बट
1947 करीब आते आते ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से बहुत जल्दी वापस जाना चाहते थे, ठीक है ना। इसी कारण माउंटबेटन को भेजा जाता है कि आप जल्दी से जाएं और इंडिया के जो भी इश्यूज हैं उन्हें फटाफट सॉल्व करवा के वहाँ से वापस आ जाएं, ठीक है। इंडिया भी जो है वो जल्द से जल्द आज़ादी पाना चाहता था। इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी इंडियन लीडर्स के टाइम से वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि अब हमें इंडिपेंडेंस तुरंत चाहिए, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, जो टेरिटोरियल इश्यूज थे वो ठीक तरह से सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जो है वो इन इश्यूज को बिना रिजॉल्व करे यहां से भाग जाते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, लेटर ऑन इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अराइज हुई वो थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ठीक है। इंडिया के बीच में लड़ाई होती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, जहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है और यहां पर पाकिस्तान रूल करता है। ये वाला जो एरिया है आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया पहले पाकिस्तान के पास हुआ करता था, बट 1963 में पाकिस्तान ने इस एरिया को चाइना को दे दिया। उसके बाद ये वाला जो एरिया है जिसे हम अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, ये चाइना के कंट्रोल में है। और इस रीजन में रिसेंटली हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल इश्यूज कॉलोनियल लेगेसीज के कारण इंडिया में बने रहे। एक और इश्यू है चाइना के साथ, वो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। देखिए वो जो बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया वाले पार्ट को चाइना से दूर करती है, उस बाउंड्री को बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। बट चाइना जो है इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना करता है। चाइना बोलता है कि ये वाला जो पूरा एरिया है यानी कि अरुणाचल प्रदेश वो चाइना के कंट्रोल में आना चाहिए, यानी कि चाइना का अधिकार है इस पूरे एरिया को लेकर, ठीक है। इसी कारण टेंशंस बनी रहती हैं इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। इन्हीं टेंशंस के कारण हमें कुछ इंपॉर्टेंट वॉर फाइट करने पड़े, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अगर हम लड़ाई की बात करें तो टेरिटोरियल इश्यूज को लेके जो इंपॉर्टेंट वॉर इंडिया ने लड़ी है वो थी 1947 में एक वॉर लड़ी थी इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद हमने 1965 में भी पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ी, उसे हमने जीता। उसके बाद 1971 में भी हमने पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ी जहां पर हमने बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बना दिया, ठीक है। फिर आगे चल के कारगिल का वॉर हुआ और फिर छोटे मोटे अटैक्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलते रहे, जिनमें से एक मेजर था मुंबई अटैक जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक आउटकम था, ठीक है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ही आउटकम है, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट हमारे पाकिस्तान के साथ चलते रहे। चाइना के साथ भी हमने एक मेजर वॉर लड़ी 1962 में, जिसे सीनो इंडियन वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है जो फ्यूचर लेक्चर में आपके काम पड़ेगी, वो है सीनो, ठीक है। सीनो जो है वो इंडो चाइना हम जो बोलते हैं ना उसकी जगह यूज़ किया जाता है और ये ज़्यादा करेक्ट टर्म होता है, ठीक है ना। सीनो इज़ मोर करेक्ट देन चाइना या फिर चाइनो, ऑलराइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीनो इंडिया वॉर यानी कि 1962 में इंडिया और चाइना के साथ वॉर होता है, जहां पर इंडिया के पास क्या होता है, इंडिया को एक सेटबैक लगता है, ठीक है ना, इंडिया वो वॉर हार जाता है, ठीक है। तो ये आउटकम होते हैं कॉलोनियल लेगेसीज के। इसके बाद क्या होता है, वॉर खत्म हो जाती है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स आते हैं। सबसे पहले तो एंटी पाक सेंटीमेंट्स, पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाक सेंटीमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। आज भी ये सेंटीमेंट्स बरकरार हैं। उसके साथ ही साथ चाइना के साथ वॉर होता है तो एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ साथ एंटी यूएन और एंटी यूएसए सेंटीमेंट्स भी डेवलप होते हैं। अब एंटी यूएन और एंटी यूएसए सेंटीमेंट्स क्यों? देखिए, जब हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी 1965 एंड 1971 में, तो यूएसए ने डायरेक्टली किसका सपोर्ट किया था? पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ऑलराइट। तो यूएसए भी जो है वो हमारे एक एनिमी की तरह वहाँ पर यूएसए ने काम किया था। इसी कारण यूएसए के अगेंस्ट में भी सेंटीमेंट्स डेवलप होते हैं। एंटी यूएन सेंटीमेंट्स इसलिए डेवलप हुए, यहाँ पर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, एंटी यूएन सेंटीमेंट्स इसलिए डेवलप हुए क्योंकि जो कश्मीर का मुद्दा है वो
यूएन में छाया रहता था, ठीक है ना। बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन यूएन में चलते रहते थे। बट हमारी क्या अप्रोच थी, हमारा ये मानना था कि पूरा का पूरा कश्मीर, मानना था नहीं मानना है, कि पूरा का पूरा जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट है, ऑलराइट। और ये जो है वो किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है। इसी कारण एंटी यूएन सेंटीमेंट्स भी इंडिया के डेवलप हुए। ये सारी चीज़ें होने के कारण इंडिया की जो डिज़ायर थी टू गेन ग्रेट पावर स्टेटस वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि इंडिया को पता चला कि चाइना के साथ हम वॉर हार चुके हैं, यूएन में इंडिया का इस समय इतना ज़्यादा दबदबा नहीं है, यूएसए भी इंडिया के अगेंस्ट में है, पाकिस्तान के साथ हमने वॉर लड़ी और उसे हराया ज़रूर है, बट स्टिल पाकिस्तान जो है एक मेजर प्रॉब्लम इंडिया के लिए बना रहेगा। ये सारी बातें हमें पता थी। इसी कारण इंडिया की अब जो डिज़ायर थी टू गेन ग्रेट पावर स्टेटस वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर अब सब लोगों को शांत करना है तो इंडिया को ग्रेट पावर का स्टेटस हासिल करना ही होगा, तभी ये सारे दुश्मन चुप होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो एस्पिरेशन इंडिया की वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। इन्हीं एस्पिरेशंस के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, नेहरूवियन प्रिंसिपल्स चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। उनका एक मेजर रोल होने वाला है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, ठीक है ना। 1947 से लेकर 1964 तक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर हम नेहरूवियन प्रिंसिपल की बात करें फॉरेन पॉलिसीज में तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका पूर्ण स्वराज का नारा, ठीक है। नेहरू का मानना था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए उसमें, यानी कि किसी भी प्रकार से हम किसी भी नेशन का डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी कंट्री इंडिया को डिप्लोमेटिकली या फिर इकोनॉमिकली डोमिनेट नहीं कर सकती, ये मानना था जवाहरलाल नेहरू का। उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी का अहिंसा का जो नारा था वो भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब यह था कि इंडिया जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है ना। हम किसी भी प्रकार से किसी और कंट्री की टेरिटरीज पर कब्जा नहीं करेंगे और वॉर जो होगा वो लास्ट चॉइस होगी हमारी, ठीक है। यानी कि हम डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे नेहरूवियन प्रिंसिपल्स का। इनका परिणाम क्या होता है, इनका परिणाम होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को 90s तक बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, ठीक है। देखिए क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल जाती है। ये जो वॉर थी ये लड़ाई जंग के मैदान में कम और पेपर्स पर ज़्यादा लड़ी गई, यानी कि यहाँ पर आइडियोलॉजीज़ का कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है ना। यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, उसके अगेंस्ट में था यूएसएसआर जो कि सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट कहना ज़्यादा सही होगा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो क्या करते हैं यूएसए और यूएसएसआर, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यूएसए चाहता है जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं वो उसके साथ आ जाएं। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, जापान वगैरह जो भी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी वो यूएसए के साइड में आ जाएं। उसी प्रकार से रशिया भी यही चाहता था। बट इंडिया की लीडरशिप में, और इंडिया की लीडरशिप यानी कि जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स उन कंट्रीज़ का ग्रुप था जो किसी भी प्रकार से ना ही वो यूएसए के साथ था और ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल कंट्रीज़ का ग्रुप था। आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख सकते हैं, ये उन कंट्रीज़ का मैप है जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के मेंबर रही, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है यूएन के बाद उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीलेटरल डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन था और इसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी, इसकी लीडरशिप जो थी वो इंडिया के हाथ में थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। इन कंट्रीज़ को आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हाथ में है इस समय। इसी कारण इंडिया क्या रहता है, थोड़ा सोशली
दूर रहता है चीज़ों से, यानी कि यूएसए के साथ भी हम अपनी दूरी बना के रखते हैं और यूएसएसआर के साथ भी हम अपनी दूरी बनाए रखते हैं। किसी भी कंट्री के हम इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। नेहरू की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके प्रिंसिपल है, उसका इम्पैक्ट भी इनके ऊपर पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेहरू कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी कंट्री का डोमिनेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले चाहे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा पिछड़ जाए। ठीक है ना, हमें जो डेवलपमेंट 1970s में मिलना चाहिए था, भले ही वो डेवलपमेंट हमें 1990s में मिले, चलेगा हमें, बट हम किसी का भी डोमिनेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, यूएसए और इंडिया के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ठीक है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कारण किस प्रकार से इंडिया और यूएसए के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तो पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट में चला गया यूएसए के। जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था तो पाकिस्तान यूएसए के सपोर्ट में चला जाता है। ठीक है, अब यूएसए क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, उनको आर्म्स वगैरह देना, पैसे वगैरह भेजना, फंड वगैरह देना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, इसका पीछे यूएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है ना, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड रहती है। यूएसए क्या चाहता था, इस पूरे रीजन में यानी कि साउथ एशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखना चाहता था। यूएसए नहीं चाहता था कि इंडिया जो है वो इस पूरे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाए। ठीक है, इसी कारण वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता था ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ते रहें और दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जीत जाए। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटीज यहां पर चल रही थी। इंडिया और हम अगर चाइना के रिलेशन की बात करें तो इंडिया की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। एक बहुत फेमस नारा हिंदी चीनी भाई भाई इसी टाइम पर दिया जाता है। इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता है चाइना को ताकि चाइना को परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिल सके। बट जैसे ही इंडिया के पास थर्ड वर्ल्ड नेशन की लीडरशिप आती है, यानी कि इंडिया जैसे ही नाम का क्या बनता है, लीडर बनता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर बनता है, तो चाइना को एक डर सताने लग जाता है, यार थर्ड वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो तो इंडिया के पास है। अब अगर इंडिया इतना पावरफुल हो जाएगा, इंडिया के पास इतनी सारी लीडरशिप हो जाएगी, तो चाइना थोड़ा सा अलार्म्ड हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंसी उस टाइम पर पनप रही थी, उन्हें और ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मीजोस और नागास के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उन्हें प्रमोट करने लग जाता है चाइना। ठीक है, प्रमोट कैसे, उन्हें आर्म्स देने लग जाता है, तिब्बत का अनेक्सेशन कर लेता है। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ चाइना के द्वारा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो चाइना के साथ भी हमारी टेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं। इतने टेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं कि 1962 में इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है इंडिया चाइना वॉर में या फिर सीनो चाइना वॉर में। ठीक है, वो जो वॉर थी जिसमें इंडिया की हार हुई वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था और इसके जो ग्रेट पावर का स्टेटस का जो विजन था, जो ड्रीम था, उसके लिए एक सेटबैक था। इंडिया को इस वॉर के बाद रियलाइज होता है कि आप अपने आप को दूसरी कंट्री से आइसोलेट कर कर नहीं रख सकते अगर आपको मेजर पावर का स्टेटस एक्सेप्ट करना है। इसके बाद क्या होता है, इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से बैंड होने लग जाते हैं यूएसएसआर की तरफ, यानी कि इंडिया जो है अब थोड़ा सा सपोर्ट में चला जाता है यूएसएसआर के साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो इंडिया वॉर हारता है 1962 में, एक बात और क्लियर हो जाती है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर एफिकेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉर हो गया, इंडिया हार गया और किसी भी कंट्री ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अब इंडिया क्या करता है, अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ में चेंज लाता है। हमने देखा जो अहिंसा का प्रिंसिपल इंडिया ने अपनाया था, इंडिया अब उस प्रिंसिपल से थोड़ा सा दूर हट जाता है, यानी कि इंडिया जो है अब अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिंग को इंक्रीज कर देता है। उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जुट जाता है। ठीक है, इसी दौरान क्या चल रहा है, इंडिया दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी इंडिया
के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और चाइना के साथ भी इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो वो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं आपस में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ऑलराइट, चाइना जो है वो पाकिस्तान को आर्म्स और टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इंडिया क्या करता है, इंडिया भी अच्छे रिलेशन बिल्डअप करने की शुरुआत करता है यूएसएसआर के साथ। ठीक है, और अब क्या करता है, अपनी जो पहले की पॉलिसीज़ हुआ करती थी, जो नेहरूवियन प्रिंसिपल्स का आउटकम था, उनसे थोड़ा सा वो दूर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, 1965 में एक वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो वॉर इंडिया जीत जाता है। उसके साथ ही साथ 1971 में भी इंडिया की वॉर होती है पाकिस्तान के साथ, और वो वॉर भी इंडिया जीत जाता है। उसके साथ ही साथ इंडिया यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन को साइन करता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि अब जो है इंडिया क्या फॉरेन पॉलिसीज में इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिलता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में, वो हमें देखने को मिलता है 1990 के बाद। 1990 के बाद एक बहुत फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम होता है इंदर कुमार गुरजाल, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को अलग तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। उनकी जो पॉलिसीज हुआ करती थी वो बेस्ड होती थी रीजनल रिलेशंस एंड ऑन गुडविल एंड बेहवरेंस, यानी कि अभी तक इंडिया जो यूएसए और यूएसएसआर के साथ लगा हुआ है, हमें थोड़ा सा इन फॉरेन पॉलिसीज में चेंज लाना होगा और रीजनल रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। उसके साथ ही साथ हमें गुडविल और अच्छे बिहेवियर को पूरी दुनिया के सामने रखना होगा। इंदर कुमार गुरजाल या फिर गुरजाल जो थे, उनकी ही एक इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी जिसे हम लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इंदर कुमार गुरजाल डॉक्ट्राइन्स भी देते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को फॉर्म करने के लिए। अगर हम गुरजाल की बात करें तो वो इंडिया के 12th प्राइम मिनिस्टर थे। वो एक बहुत कम समय के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, बट उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को डोमिनेट करने में या फिर डिजाइन करने में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने गुरजाल डॉक्ट्राइन दी। क्या होती है गुरजाल डॉक्ट्राइन, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा वो था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के नहीं साइन करने के लिए। ठीक है, पूरी दुनिया का प्रेशर था इंडिया के ऊपर 90s के टाइम पर कि आप क्या करो, इस ट्रीटी को साइन करो। ठीक है ना, ये ट्रीटी क्या करती है कि आप किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बट इंदर कुमार गुरजाल ने उस ट्रीटी को साइन करने से इनकार कर दिया। अगर हम गुजराल डॉक्ट्राइन की बात करें तो गुजराल डॉक्ट्राइन है क्या? सबसे पहले तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये सेट है एक 5 प्रिंसिपल्स का। क्या होते हैं वो प्रिंसिपल्स, एक एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस लिए दिए गए हैं? ताकि सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया जा सके फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशंस विथ नेबर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट लेगा यूएसए और यूएसएसआर से, और अब फोकस करेगा नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन को बेटर करने के लिए। ठीक है ना, दूर दुनिया को छोड़ दो, अभी अपने पास में अपने जो आसपास के नेबर हैं उनकी ओर फोकस करो। तो गुजराल डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को डेवलप करने में विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हम इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं कि गुजराल डॉक्ट्राइन के क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला प्रिंसिपल, आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं सच एज बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ, स्पेसिफिक इन कंट्रीज के साथ इंडिया को किसी भी प्रकार की रेसिप्रोसिटी का बिहेवियर नहीं रखना है। यानी कि इन कंट्रीज के साथ आप सिर्फ भला किए जाओ, यहां पर जाकर आप डेवलपमेंट करो, इन्हें इकोनॉमिक एड दो और बदले में उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, पहला प्रिंसिपल तो ये था। उसके साथ साथ दूसरा जो प्रिंसिपल था वो था नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ दिस रीजन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल
नेपाल है और इंडिया है, ठीक है, नेपाल है और पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यूएसए की तरफ से प्रेशर आता है पाकिस्तान को कि आप क्या करो, अपने लैंड पर इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को प्रमोट करो फॉर एग्जाम्पल, तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये था सेकंड प्रिंसिपल। उसके बाद अगला जो प्रिंसिपल था वो था सभी साउथ एशियन कंट्रीज को क्या करना है, एक दूसरी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था एक दूसरी कंट्री यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज को एक दूसरे के इंटरनेशनल रिलेशन में यानी कि इंटरनल मैटर में दखल नहीं देना है, ठीक है। इंडिया किस प्रकार से अपने सिटीजन्स को ट्रीट करता है वो इंडिया का खुद का डिसीजन है, ठीक है। कोई और कंट्री इंडिया में आकर नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। अगला और जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में तो उन्हें हम बाइलेटरली नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार से हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है नेगोशिएशन के लिए, ठीक है, जैसा इंडिया और पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो हमारे बाइलेटरल डिस्प्यूट हैं और इसमें हम ना ही यूएसए ना ही यूएन किसी के भी हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे बाइलेटरल इश्यूज हैं, इन्हें हम बाइलेटरल ही सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ये थी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन जिसे हम गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब गुजराल डॉक्ट्राइन साइन होती है, ठीक है ना, ये इफेक्ट में भी आती है और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए जाते हैं आफ्टर गुजराल डॉक्ट्राइन। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें रहते हैं कुछ वो थे बांग्लादेश के साथ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करना। जो तीस्ता रिवर है, ऑलराइट, इसके बारे में आप जानते होंगे। ये रिवर कहाँ जाती है, इंडिया में फ्लो करती है, उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है। तो वहां पर कुछ डिस्प्यूट्स थे, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है, ऑलराइट। उसके साथ साथ नेपाल में क्या किया जाता है, फंड प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। वहां पर हम क्या करते हैं, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करते हैं नेपाल में जाकर, ठीक है। श्रीलंका के साथ भी हम डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस को आगे बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के साथ अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। भैया लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ, अब आओ टेबल पर बैठते हैं और बातें करते हैं। बट क्या गुजराल डॉक्ट्राइन रियल में सक्सेसफुल साबित होती है? तो पीछे देखे गए कुछ एग्जाम्पल में तो हम देखते हैं इंडिया के जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन होते हैं बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ भी इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन बना रहता है। श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस एक टाइम पर खराब हो गए थे वो दोबारा से अच्छा होने लग जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की शुरुआत हो जाती है। तो गुजराल डॉक्ट्राइन जो है वो सक्सेसफुल साबित होती है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी साबित होते हैं। 2008 में मुंबई में एक अटैक होता है, ऑलराइट। इंडिया उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है, ठीक है ना। उसके पीछे क्या होता है, एक गुडविल का जो हमने अख्तियार किया था, जो एटीट्यूड अख्तियार किया था गुडविल का, वो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर हमें वीकनेस देखने को मिलती है गुजराल डॉक्ट्राइन की, ठीक है। इसके साथ ही साथ नेपाल के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो हाल फिलहाल के दिनों में थोड़े से कमजोर हुए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, नेपाल जो है अब इंडिया के बिग ब्रदर के स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और ज्यादा सोवरेनिटी पर फोकस करना चाहता है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो ये बात साबित करते हैं कि क्या है, गुजराल डॉक्ट्राइन जो है वो थोड़ी सी वीक है, वीकनेस दिखाई देती है हमें डॉक्ट्राइन गुजराल डॉक्ट्राइन में भी, ऑलराइट। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चेंज होता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज में वो होता है 1990 में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जिस प्रकार से गुजराल डॉक्ट्राइन का आना। फिर एक और इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर होता है, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसके बारे में आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। क्या होता है, इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया कहां जाता है, मदद मांगने जाता है आईएमएफ के पास। आईएमएफ क्या करता है, इंडिया की मदद करता है और इंडिया को बोलता है कि आपको 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में लाने होंगे। वो होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना है, पूरे दुनिया के साथ
ग्लोबलाइज्ड होकर चलना होगा। याद करो पहले जो मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में, इंडिया जो है वो थोड़ा सा आइसोलेट होकर रहा करता था, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज या फिर कॉरपोरेशंस हुआ करती थी, उनको इंडिया में सेटअप नहीं होने देता था। ठीक है, इसके पीछे रीजंस भी हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया है, जो कि एक फॉरेन कंपनी के तौर पर इंडिया में आए थे। इसी कारण क्या होता है ना, हमारा एक नेगेटिव इमेज बन जाती है फॉरेन कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट। ऑलराइट, इसी कारण इंडिया क्या करता है, फॉरेन कॉरपोरेशंस को अलाउड नहीं करता है। बट जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर इंडिया में आता है, और अब हम क्या करते हैं, एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम फॉरेन कॉरपोरेशंस को भी इंडिया में आकर सेटअप होने देते हैं। ठीक है, 1919 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है। ठीक है, कोल्ड वॉर में क्या होता है, यूएसए जो है वो जीत जाता है। ठीक है, यूएसए की विक्ट्री हो जाती है कोल्ड वॉर में, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, रशिया और जो आपकी अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसमें बट के रह जाता है पूरा का पूरा यूएसएसआर। यानी कि अब जो पहले मल्टीपोल हुआ करती थी, अब वो सिंगल पोल या फिर यूनिपोल बनकर रह जाता है पूरा का पूरा वर्ल्ड, जहां पर एक ही पावरफुल कंट्री इमर्ज होती है जिसका नाम है यूएसए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, नाम यहां पर इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब कोल्ड वॉर फिनिश हो चुका है। अब जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचा है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके नाम का जो सिग्निफिकेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंडिया जो है वो भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज में अब दोबारा से चेंज करेगा। अभी तक हम क्या थे, थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ थे, टिल्टेड थे। क्लियरली हमने ये बात नहीं कही थी, बट जो रिलेशंस वहां पर बिल्डअप होते हैं उससे हमें अंदाजा लगता है कि इंडिया जो है वो यूएसएसआर के सपोर्ट में था। अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया क्या करेगा, यूएसए के साथ भी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। बट इसमें एक अड़चन थी। वो क्या अड़चन थी, वो थी एंटी यूएसए सेंटीमेंट्स। ठीक है, अब एंटी यूएसए सेंटीमेंट्स क्यों बने इंडिया में, पहले हम देख चुके हैं। पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है यूएसए जब हमारा वॉर होता है। ऑलराइट, अब क्या होता है, देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर जब चल रहा था तब अफगानिस्तान में यूएसएसआर का प्रेजेंस हुआ करता था। ठीक है ना, यूएसएसआर यानी कि रशिया की जो आर्मी थी वो अफगानिस्तान में स्टेशनड थी। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में यूएसएसआर का क्या हो, डोमिनेशन इंक्रीज ना हो, तो यूएसए क्या करता है, अपनी आर्मी भेज देता है पाकिस्तान के सपोर्ट में 1980s के टाइम पर। ठीक है, पर अब क्या हुआ है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है। यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी आर्मी को यहां से वापस बुला लिया, यानी कि रशिया ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया, विड्रॉ कर लिया। अब आर्मी जैसे ही यूएसएसआर की यहां से गई, तो अब यूएसए के पास भी कोई रीजन नहीं बचता है कि वो अपनी आर्मी को इस पूरे रीजन में स्टेशन करके रखे, तो वो भी अपनी आर्मीज को वहां से पाकिस्तान से वापस बुला लेता है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है ना, जो सेंटीमेंट्स थे वो थोड़े से ठीक होना की शुरुआत होती है, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन खराब हो गए थे, जो खटास आ गई थी, वो भी ठीक होने की शुरुआत यहां से हो जाती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1998 में, जहां पर इंडिया करता है न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग पोखरण में। ठीक है, उस टाइम की जो लीडरशिप थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास थी। ठीक है, जैसे ही इंडिया जो टेस्टिंग करता है न्यूक्लियर वेपन की, यूएसए के द्वारा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। जैसा कि आज के टाइम पे ईरान के साथ ट्रीटमेंट होता है ना, ईरान जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग वगैरह करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है यूएसए, वैसे ही इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाते हैं यूएसए के द्वारा। बट अब ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेटर हुए हैं। इंडिया जो है अब एक पावरफुल स्टेट के तौर पर इमर्ज हो रहा है, तो अब जो सैंक्शंस लगते हैं ना वो सिर्फ यूएसए लगाता है, और कोई मेजर पावर उस समय इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार के सैंक्शंस नहीं लगाती है। ना ही रशिया कोई सैंक्शंस इंपोज करता है, ना ही फ्रांस के द्वारा कोई सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ना चाइना, ना यूके। ऑलराइट, तो कोई भी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगाता है, और सिर्फ यूएसए ही जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। ये वो दौर था जब रीजनल ग्रुपिंग की शुरुआत हो जाती है। रीजनल ग्रुपिंग यानी कि रशिया, चाइना, इंडिया की एक ग्रुप बन जाता है। ब्रिक, जिसको हम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया
और चाइना के ग्रुप के तौर पे जानते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप बन जाता है। इस प्रकार से बिम्स्टेक भी एक रीजनल ग्रुप के तौर पर इस टाइम पर एमर्ज होता है। इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशंस अभी भी अच्छे नहीं हैं। यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ऑलराइट, अब इंडिया क्या कोशिश करता है, यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश करता है। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो अपनी एक स्पीच में इंडिया और यूएसए को नेचुरल अलाइज बोलते हैं। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है कि इंडिया जो है अब अपने रिलेशंस यूएसए के साथ अच्छे करना चाहता है। और एक मेजर इवेंट यहां पर होता है 2005 में, इंडिया और यूएसए के बीच बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है। अभी तक हम जो अपने वेपन्स वगैरह की एक्सपोर्ट किया करते थे, वो सिर्फ इंपोर्ट जो हम वेपन्स का किया करते थे वो यूएसएसआर के साथ या फिर रशिया के साथ किया करते थे। ठीक है, अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है कोल्ड वॉर के बाद, रशिया के साथ हम अपने वेपन्स को बुलाया करते थे। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और यूएसए के बीच। ठीक है ना, तो ये भी एक मेजर इवेंट था। तो गाइज, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज जो डेवलप हुई, जो पूरी की पूरी आज हमारे सामने है, वो किस प्रकार से डेवलप होती है, पूरा मैं बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेक्चर को मैं एंड करना चाहूंगा एक कंक्लूजन के साथ। ठीक है, इंडिया को क्या करना है, मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पर इमर्ज होना है। ठीक है, पावर के जो हैं वो 10 फीचर्स बताए गए हैं। अगर किसी वर्ल्ड को आपको क्या बोलना है, एक सुपर पावर बोलना है, तो उसके पास ये 10 फीचर होने चाहिए। ठीक है, पावर को जो है वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। ठीक है, हार्ड पावर में अगर हम बात करें तो मिलिट्री, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने चाहिए, और आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ सॉफ्ट पावर को भी बताया गया है। टोटल 6 आपकी सॉफ्ट पावर बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो सॉफ्ट पावर, लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनल फोरम, कल्चर, स्टेट कैपेसिटी, स्ट्रेटेजी, डिप्लोमेसी और नेशनल लीडरशिप। ये आपकी मेजर सॉफ्ट पावर है। इसके साथ साथ समय के साथ साथ कुछ और अलग सॉफ्ट पावर भी सामने आई हैं, जैसे कि इंडियन डायस्पोरा का होना दूसरे देशों में। ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी फेमस होना, योगा, बॉलीवुड मूवीज़, स्पोर्ट्स, ये सारे भी सॉफ्ट पावर के तौर पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पावर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। आपके अगर कोई सजेशंस हो, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ बिना बोले लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच। आने वाले लेक्चर्स हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, जहां पर हम पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन को डील करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।